जहाँ पर अल्कोहल और दूसरी तरह के गंदे काम हो रहे हैं, वहाँ पर शाह फैसल को पाया गया। ऐसा ही कुछ अमेरिका और यूके के साथ भी हुआ। दोनों कंट्रीज सऊदी अरब के सामने घुटनों पर आ गई। उसके बदले आपको जितना भी कर्जा चाहिए हम आपको वो दे देंगे, लेकिन शाह फैसल ने इस डील को मानने से इनकार किया। तो सबका कहना था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, कहीं ये लड़की CIA का एजेंट तो नहीं थी। लेकिन वही जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। दोस्तों, सऊदी अरब जैसा हमें आज दिखता है, आज से 100 साल पहले ये ऐसा नहीं था। लैंड यही था जो आज के टाइम पर सऊदी अरब में है, लेकिन सऊदी अरब वॉज नॉट ए कंट्री। सऊदी अरब नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर क्या था, ये जो आज की ज़मीन है सऊदी अरब की, इस ज़मीन के अलग अलग हिस्से हो रखे थे और हर हिस्से पर एक एक लॉर्ड ने कब्जा कर रखा था। वो अपने हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट चलाता था, लेकिन कोई फॉर्मल कंट्री से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। इनफैक्ट थी भी नहीं। आज का जो सऊदी अरब है इसके 5-10 हिस्से हो रखे थे और हर हिस्से पर अपना अपना एक लॉर्ड अपने हिसाब से वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहा था। लेकिन सऊदी अरब या अरब नाम की कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन आज जिस बंदे की हम बात करने वाले हैं, ये वही बंदा है जिसने फिर इन सभी अलग अलग पार्ट्स को एक साथ यूनाइट करके सऊदी अरब की फाउंडेशन रखी। ये अरब रीजन का पहला बच्चा था जिसने रिलीजन से हटकर मॉडर्न एजुकेशन भी अचीव की। इससे पहले क्या होता था कि जनरली बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था। अब अगर कोई पढ़ता भी था तो वो रिलीजन ही पढ़ता था, कोई कुरान हदीस पढ़ता था, एंड दैट वाज एनफ। लेकिन ये वो पहला बच्चा था जिसने पहले तो रिलीजन पढ़ा, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन ली। और इसी मॉडर्न एजुकेशन की वजह से इसके दिमाग में एक ऐसा ड्रीम आया जिसने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी। इस टाइम पर सऊदी अरब के लोगों को पानी चाहिए था, क्योंकि डेजर्ट है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता। तो जब वो ज़मीन को खोदते थे पानी निकालने के लिए, वहाँ से निकलता था अंदर से क्रूड ऑयल। तो जब वो उन्हें पता नहीं था कि क्रूड ऑयल होता क्या है, वो सोचते थे ये बस कोई ब्लैक कलर का बदबूदार लिक्विड है। लेकिन इस बंदे ने जब फॉरेन कंट्रीज के ट्रिप्स किए, वहाँ पर जब इसने क्रूड ऑयल देखा तो वहाँ से आके वापस अपने लोगों को कहा, सऊदी अरब के लोगों को, कि मूर्खों ये कोई ब्लैक कलर का बदबूदार लिक्विड नहीं है, यही क्रूड ऑयल है जो कि सऊदी अरब की किस्मत बदल सकता है। और सच में फिर इसी ब्लैक कलर के क्रूड ऑयल ने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी। इसे कई लोग एक रिलीजियस लीडर भी मानते हैं, क्योंकि यही वो बंदा है जिसने दुनिया की सभी मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ यूनाइट किया और OIC बनाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जहां पर दुनिया की सभी 57 कंट्रीज मिलकर एक साथ काम करती हैं जब उन्हें कोई रिलीजियस इशू होता है। अब खैर आज के टाइम पर वो उतनी फंक्शनल नहीं है, लेकिन उसकी फाउंडेशन इसी बंदे ने रखी थी और इसके टाइम पर वो बड़े बड़े फैसले लेती थी। और एक टाइम पर तो इस बंदे ने पूरे वेस्ट और अमेरिका का ऑयल सप्लाई ही ब्लॉक की। पूरी दुनिया में क्राइसिस लाया इस बंदे ने, ऑयल का एक ड्रॉप भी नहीं दिया किसी को, क्योंकि रीज़न ये था कि अमेरिका और वेस्ट ने उस टाइम पर पैलेस्टाइन के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट किया था। तो उसी का सजा देने के लिए इसने वेस्ट या अमेरिका को एक ड्रॉप का भी ऑयल नहीं दिया। अमेरिका घुटने टेकने के लिए इसके सामने मजबूर हो गया। और अमेरिका और वेस्टर्न लीडर्स जब आज के टाइम पर सऊदी अरब आते हैं तो आपको पता है कि सऊदी अरब के बादशाह क्या क्या नाच गाना करते हैं। लेकिन ये जब उस टाइम पर अपने टाइम पर वेस्ट में जाता था तो इसके हाथ पाँव चूमते थे वेस्ट के लीडर्स, इतना करिश्मा था इस बंदे में। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी रियलिटी है कि एक अल्कोहलिक और स्मोकर था। अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो शायद आपके लिए शॉकिंग होगा, बट दिस इज द रियलिटी कि एक स्मोकर और अल्कोहलिक भी था। इनफैक्ट एक टाइम पर इसे लंदन में क्लब में भी पकड़ा गया था और वो भी एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, इसलिए वो रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं जब ये बंदा क्लब में पकड़ा गया था। लेकिन फिर इसकी लाइफ में एक अनयूजुअल सा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इसने फिर स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ के रिलीजन में इंटरेस्टेड हो गया और मुस्लिम यूनिटी के लिए फिर इसने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए। और लास्ट में इसकी मौत इस तरह से हो गई कि आज तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया। बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हुई थी इसकी। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के गॉडफादर किंग शाह फैसल की। किंग फैसल का पूरा नाम फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद था, जो 14 अप्रैल 1906 में सऊदी अरब के शहर नजद में पैदा हुआ। और उस टाइम पर सऊदी अरब ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखता था। जब ये सिर्फ 6 महीने का ही था उसी टाइम पर इसके मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन इसके पेरेंट्स की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पेरेंट्स सऊदी अरब के 2 पावर पिलर्स से बिलोंग करते थे। अब ये पावर पिलर्स क्या थे मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखिए सऊदी अरब में गवर्नमेंट कैसे चलती है, पहले आप इस बात को समझिए। सऊदी अरब की गवर्नमेंट को 2 डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, एक तो वहाँ का किंग और वहाँ का रिलीजियस क्लास, जहाँ पर ये मौलाना वगैरह आते हैं। अब ये जो किंग था रूलिंग क्लास, ये अकेला तो रूल नहीं करता है, इसके साथ इसके दूसरे शाही दरबारी भी होते हैं। तो इन्हीं में से एक बहुत ही सीनियर और रेस्पेक्टेड बंदा था जिसका नाम था अब्दुल अजीज। और दूसरी तरफ इस रिलीजियस क्लास का एक बहुत ही सीनियर मौलाना था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ। इस अब्दुल लतीफ की एक डॉटर थी और उसकी शादी अब्दुल अजीज के साथ हो गई थी। अब्दुल अजीज वहाँ की गवर्नमेंट से बिलोंग करता था और उसकी वाइफ जो कि अब्दुल लतीफ की डॉटर थी वो वहाँ के रिलीजियस क्लास से बिलोंग करती थी।
और यही दोनों पेरेंट्स थे शाह फैसल के। अब शाह फैसल की किस्मत आप देखिए, उसका फादर रूलिंग क्लास से बिलोंग करता है और उसकी मदर रिलीजियस क्लास से बिलोंग करती है। तो यहाँ से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखो कितना लकी बच्चा है। दो पेरेंट्स इसके पावर पॉलिटिक्स के दो पिलर्स से बिलोंग करते हैं, एक वहाँ की रूलिंग क्लास से है और एक वहाँ के रिलीजियस क्लास से है। तो ये बच्चा तो बहुत ही अमीरी में पलना चाहिए था, क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब का सबसे लकी बच्चा था ये। बट अनफॉर्चुनेटली इसका बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में गुजरा है। अब उसका रीजन ये है कि सऊदी अरब आज की तरह प्रॉस्पेरस नहीं था। मैंने आपको कहा कि सऊदी अरब इनफैक्ट कोई कंट्री भी नहीं था। सऊदी अरब नाम की एक थोड़ी सी छोटी सी लैंड थी, उसी पर इनकी किंगडम चलती थी। किंगडम में ना ही कोई रिसोर्सेज थे, ना ही कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अब देखिए सऊदी अरब में रिसोर्स तो एक ही है, वो है क्रूड ऑयल, वो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था। और दूसरी रिसोर्सेज सऊदी अरब में कुछ होता ही नहीं था। अब अगर कुछ निकलता था, डेट्स वहाँ के होते हैं, वहाँ के खजूरें, अब उन खजूरों को एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ से कोई रोड होना चाहिए, या कम से कम कोई ट्रांसपोर्ट या सी के साथ उनकी लिंकेज होनी चाहिए। अब सऊदी अरब की किंगडम उस टाइम पर चारों तरफ से दुश्मन कंट्री से घिरी हुई थी, तो कहाँ से वो किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें रोड चाहिए था। बॉर्डर जिन भी कंट्रीज के साथ लगता था वो सब सऊदी अरब के दुश्मन थे, तो वो ना सऊदी अरब में कुछ इंपोर्ट होने देते थे और ना ही वहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होता था। यही वजह है कि शाह फैसल का बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में गुजरा। किंगडम के तीनों तरफ से ऑटोमन एम्पायर थी, और ऑटोमन एम्पायर और सऊदी अरब का आपस में बहुत ही ज्यादा क्लैश चलता रहता था, क्योंकि ये जो सऊदीज थे, मींस शाह फैसल जिस किंगडम से बिलोंग करता था, ये ग्रेट ब्रिटेन के पपेट्स थे, और ग्रेट ब्रिटेन ने जंग छेड़ा था ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। तो ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बल्कि इन सऊदीज के साथ भी थे, क्योंकि ये तो इनके मुसलमान भाई थे, लेकिन इसके बाद भी इन्हीं लोगों ने गद्दारी करके ऑटोमन एम्पायर को अरब रीजन में गिराया था। वेल दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आप यहाँ पर ये समझिए कि तीन तरफ से ऑटोमन एम्पायर था और नीचे था यमन और इन सऊदीज की तो हजारों सालों से दुश्मनी चल रही थी। इस वजह से यमन ने भी इस किंगडम का ब्लॉकेड कर रखा था। तो सऊदी की ये किंगडम चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरी हुई थी। इस वजह से किंग फैसल रूलिंग क्लास से तो बिलोंग करता था, लेकिन इसके बाद भी इसे बहुत ही ज्यादा गरीबी में पाला गया। गरीबी तो थी, लेकिन इसके पेरेंट्स ने कभी भी इसके एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। ये तो खुद घर में होता ही नहीं था, क्योंकि इसकी मदर पहले जब 6 महीने का ही था उसी टाइम पर उसकी डेथ हो गई थी, तो फिर ये अपने नानियाल में ही रहता था वहीं पर। अब चूंकि मैंने कहा कि इसकी मदर जो थी वो वहाँ के रिलीजियस क्लास से बिलोंग करती थी, इसी वजह से बहुत ही कम उम्र में ही इसने पहले कुरान को मेमोराइज किया। बहुत ही छोटी उम्र में इसने कुरान हिफ्ज किया। जब कुरान कंप्लीट मेमोराइज किया, उसके बाद इसके फादर ने पूरे सऊदी अरब में ढूंढा कि कहाँ कोई टीचर हैं जिसने फॉरेन में एजुकेशन ली है, क्योंकि सऊदी अरब में उस टाइम पर कोई सेकुलर एजुकेशन होती नहीं थी। तो इसके फादर ने फिर वहाँ से एक एक टीचर को चुन के लाया जिसने बाहर से एजुकेशन ली थी, और वही टीचर्स फिर फैसल को पढ़ाते थे। लेकिन पढ़ाने के लिए कोई क्लासरूम भी नहीं था, बल्कि मस्जिद के सामने एक ओपन एरिया था जो कि डेजर्ट ही था। वहाँ पर ना ही कोई ब्लैक बोर्ड होता था और ना ही कोई कॉपी, तो वहाँ के सैंड पर वो लिखते थे। टीचर सैंड पे लिखता था और फैसल भी फिर उसी को देखकर सैंड पे ही प्रैक्टिस करता था। कभी तेज हवा आती थी तो टीचर ने जो भी नोट्स लिखे होते थे सैंड पे, वो सब मिट जाते थे हवा के साथ ही। तो क्लास का कंसेप्ट तो छोड़ो, वहाँ पर इंक और पेपर भी नहीं पाया जाता था, पूरा जमीन पर ही लिख के पढ़ाया जाता था। तो ये जो टीचर्स जो इसे फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाते थे शाह फैसल को, इन्होंने खुद बाहर की कंट्रीज में पढ़ा था। तो इन्होंने शाह फैसल को बोला कि बेटा ये जो तो टेरिटरी देख रहे हैं सऊदी अरब, पूरी दुनिया ऐसी नहीं है, सऊदी अरब से बाहर भी दूसरी दुनिया है। ये जो आपको अभी तक इसके दिमाग में ये था कि पूरी दुनिया में सिर्फ रेत और धूप ही है, लेकिन उन्होंने इसको पहली बार बाकी की दुनिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि दुनिया में सिर्फ रेत और धूप के अलावा बाकी भी चीज़ें हैं। दुनिया में गाड़ियां हैं, टेलीफोन्स हैं, कार्स हैं और बाकी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये चीज़ें सुनना शाह फैसल के लिए एक फिक्शनल कहानी के जैसा था, क्योंकि उसने खुद इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया था और ना ही अरब के लोगों को इन चीज़ों के बारे में कुछ पता था। तो शाह फैसल ने जब इन चीज़ों के बारे में सुना, उसके दिमाग में यही ड्रीम आया कि कभी ना कभी मैं इस बाहर की दुनिया को देखूंगा। मैं देखूंगा कि क्या सच में इस रेत और धूप के अलावा बाहर कोई दुनिया एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो खैर उसी टाइम पर फैसल के दिमाग में ये ड्रीम रहा था कि वो खुद अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। तो ये थी इसकी फॉर्मल एजुकेशन। इसी के साथ शाह फैसल की एज लगभग 14 हो गई थी। 1906 में पैदा हुआ था, तो 14 साल बाद मीनस 1920s के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने शाह फैसल की जिंदगी बदल दी। अब वो इंसिडेंट क्या था? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो शाह फैसल की फैमिली थी, इनकी जो किंगडम थी, ये पपेट थे किसके? ग्रेट ब्रिटेन के। अब ग्रेट ब्रिटेन ने उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीता था। अब इसी जंग जीतने की विक्ट्री में ग्रेट ब्रिटेन ने इस सऊदी अरब की अल सऊद डायनास्टी को वहां पर इनवाइट किया सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अल सऊद के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। दरअसल सऊदी अरब आपको पता है एक ट्राइबल कंट्री है, वहाँ पर ट्राइबल्स के ब्याह पर बहुत सारे फैसले और झगड़े होते हैं। तो अलग अलग ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया था इस सऊद डायनास्टी के खिलाफ। तो सऊदी अरब का बादशाह अब्दुल अजीज नाम था उसका, वो इसी में बिजी था, इन्हीं ट्राइबल्स के बीच में वो फैसला कर रहा था, इस रिवोल्ट को वो दबा रहा था। इस वजह से वो खुद ग्रेट ब्रिटेन तो नहीं जा सकता था, इसलिए उसके सामने अब एक ही ऑप्शन था,
वो था अपने बेटे को वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन भेजना, लेकिन उसके बेटे प्रिंस तुर्की की पहले ही डेथ हो चुकी थी। अब सब लोगों की नजर में एक ही प्रिंस था जिसे अब ग्रेट ब्रिटेन जाना था, और वो था शाह फैसल। और फैसला यही हुआ कि शाह फैसल ही अब अल सऊद के बिहाफ पे ग्रेट ब्रिटेन जाएगा उनकी इनविटेशन पर। तो शाह फैसल जब पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो वो वहां देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि रेत और धूप के अलावा एक दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। तो शाह फैसल ने जब पहली बार वहाँ के कंक्रीट रोड्स, वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के ब्यूटीफुल सफेद लोग देखे तो वो देख के परेशान हो गया। उसको लग रहा था कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि एंटायरली उसने एक नई दुनिया देखी थी। और यहाँ पर इसे वीडियो कैमरा और सिनेमा भी देखने को मिला। आप ये जो फोटो देख रहे हो ये भी इसी टाइम पर इंग्लैंड में उसने उठाई थी। अब पार्टी वहाँ पे बढ़िया रही, उसने वहाँ पर चाय देखी, कॉफ़ी देखी और दूसरी दुनिया देखी। अब उसके दिमाग में एक और ड्रीम आया। पहले तो उसका ड्रीम था कि इस दुनिया को देखना चाहता था। अब जब उसने ये दुनिया देख ली, अब उसके दिमाग में ये ड्रीम आया कि अब सऊदी अरब को भी वो इसी तरह से मॉडर्नाइज बनाना चाहता था। वो सऊदी अरब में भी अब यही बिल्डिंग्स, यही रोड्स, यही कार्स और यही फैक्ट्रीज देखना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो तो एक 14 साल का बच्चा था, ना ही उसके पास कोई पावर था और ना ही कोई पैसे। लेकिन यहाँ पर जो उसे एक्सपोजर मिला वो उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर था। अब जब वो वापस आता है अपने सऊदी अरब तो उसके लाइफ में एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें देखने को मिली। अभी तक जो छोटा बच्चा था अब उसने एक दूसरी दुनिया देखी थी। इस वजह से अपनी हरकतों से दिख रहा था कि अब वो मैच्योर हो गया था। तो इसी मैच्योरिटी को देखकर उसे सऊदी अरब का वाइसरॉय बनाया गया। अब उसका काम दिया गया था कि ये जो सऊदी अरब में छोटी छोटी टेरिटरीज है, अब उसे इन टेरिटरीज को यूनाइट करना था। और लकीली 3-4 सालों में ही किंग फैसल का एक बहुत ही बड़ा रोल था। इन सभी ये जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी इन सबको शाह फैसल ने वहाँ पे यूनाइट किया। और दूसरा इंसिडेंट जो उस टाइम पर हुआ वो ये कि 1923 में ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाती है। तो सऊदी अरब के बगल में जो 3 तरफ से उनका दुश्मन था ऑटोमन एम्पायर, अब वो खत्म हो गया था। इस वजह से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन करना भी इजी था। अब उनके आप एक तरफ से समझो बॉर्डर्स भी सेफ हो गए थे और अंदर के जो अलग अलग हिस्से हो रखे थे उन सबको शाह फैसल ने यूनाइट कर लिया। अब फिर से फैसल का ड्रीम याद दिलाता हूँ कि वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना चाहता था, लेकिन 2 चीज़ों की प्रॉब्लम थी, एक तो पावर, एक तो मनी। अब पावर आ गया था, पूरी सोसाइटी उसकी यूनाइट हो गई थी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी एंड दैट वाज मनी। अब उसे पैसे चाहिए थे और जल्द ही किस्मत ने उसके लिए इन पैसों का भी एक बहुत ही बड़ा जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ इस तरह से हुआ कि 1933 में सोवियत यूनियन ने शाह फैसल को बुलाया वहाँ पर रशिया में। रशिया में उनकी कुछ मीटिंग थी। मीटिंग ये थी कि रशिया सऊदी अरब के साथ डील करना चाहता था कि सऊदी अरब पर जितना भी रशिया का कर्जा था, रशिया ने बोला हम आपका सभी कर्जा माफ कर लेंगे और आगे से भी आपको जितना लोन चाहिए हम आपको वो फ्री में आपको देंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारी बस एक काम करनी है। काम यह है कि सऊदी अरब में जितने भी लोग हज करने के लिए आते हैं उन सब लोगों के बीच आपको कम्युनिस्ट पैम्पलेट्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब कम्युनिज्म एक टाइप की आइडियोलॉजी थी जिसे यूएसएसआर फॉलो करता था। तो ये यूएसएसआर या सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरी दुनिया कम्युनिस्ट बन जाए। अब उन्होंने देखा कि ये जो सऊदी अरब है ये तो एक ट्रेडिंग हब है, यहाँ पर तो पूरी दुनिया भर के मुसलमान आते हैं। अगर वो वहाँ पर कम्युनिज्म को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लेते तो पूरी दुनिया के मुसलमान डायरेक्टली कम्युनिस्ट बन जाते। तो उन्होंने यही ऑफर दी सऊदी अरब को कि आप वहाँ पर जो पिलग्रिम्स यानी हाजी आते हैं उनको आप ये कम्युनिज्म के पैम्पलेट्स दे दो, उसके बदले आपको जितना भी कर्जा चाहिए हम आपको वो दे देंगे। लेकिन शाह फैसल ने इस डील को मानने से इनकार किया। अब उसका ट्रिप एक हिसाब से अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जिस काम के लिए वो वहाँ पर सोवियत यूनियन आया था वो काम तो नहीं हो पाया। लेकिन इसी टाइम पर उसने सोवियत यूनियन में एक दूसरी चीज़ देखी। वो चीज़ ये कि वो वहाँ पे देख रहा है कि लोग वहाँ से वो काला पानी निकाल रहे हैं और इसी काले पानी से वो पेट्रोल बना रहे हैं, जिसकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो उसको याद आया कि हमारी ज़मीन में तो ये काला पानी है। तो वो जब वहाँ अपने सऊदी अरब में आया तो उसने अपने लोगों को बोला कि मूर्खों, ये कोई काला गंदा पानी नहीं है, बल्कि ये हमारी तकदीर बदल सकता है। मैंने देखा है अपने आंखों से, सोवियत यूनियन में इसका तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जैसे ही अमेरिका को ये बात पता चली तो रातों रात अमेरिका की सभी कंपनीज आके सऊदी अरब में कंट्रैक्ट्स लेने बैठ गई। सऊदी गवर्नमेंट के सामने अमेरिकन कंपनीज की लाइन लग गई जो वहाँ पर ऑयल के कंट्रैक्ट्स चाहते थे। इन कंपनीज ने सऊदी अरब को इतना पैसा दिया कि अभी तक सऊदी अरब की ईयरली इनकम थी $1.5 लाख। लेकिन कुछ 1-2 सालों में ही ये इनकम 1.5 लाख से बढ़कर $300 मिलियन तक पहुंच गई। मीन्स सऊदी अरब की इनकम 2000 टाइम्स बढ़ गई। तो पैसे की बारिश होने लगी सऊदी अरब में। तो पैसे जब ज़्यादा आ गए तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियतें मिली। मीन्स हर तरफ से अब सऊदी अरब डेवलप करने लगा। पहले वहाँ के हालात तो सख्त थे, लेकिन शाह फैसल इन्हीं सख्त हालात में बहुत ही स्ट्रांग बंदा बन गया था। लेकिन अब जब वहाँ पे हालात नरम हो गए, वहाँ पर हर टाइप की फैसिलिटीज आ गई, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, तो यहाँ पर शाह फैसल वीक पड़ने लगा। क्योंकि ऑयल की वजह से जब बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो शाह फैसल स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन में बहुत बुरी तरह से फंस गया, क्योंकि पैसों की तो कमी थी नहीं और दूसरी तरफ उसने बाहर की दुनिया का एक्सपोजर भी लिया था। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से इस एडिक्शन में फंस गया। तो कल तक जो स्ट्रांग एजुकेटेड हाफिज कुरान बच्चा था, आज वही स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन से सफर कर रहा है। देखिए, मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताता हूँ। सऊदी अरब के बारे में जो सबसे ऑथेंटिक बुक लिखी गई है, इनफैक्ट इसमें ऑथेंटिक की क्या बात है ये तो कोई
हजारों साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो सऊदी अरब के बारे में जो सबसे ऑथेंटिक बुक लिखी गई है उसका नाम है द बुक ऑफ साउद बाय डेविड होल्डन एंड रिचर्ड जॉन। उसके पेज नंबर 202 में लिखा है कि शाह फैसल अल्कोहल एडिक्ट और चेन स्मोकर था। इनफैक्ट जब 1945 में यूनाइटेड नेशन की इनॉग्रेशन होनी थी तो वहाँ पर शाह फैसल को भी बुलाया गया था। जब स्पेशल आवर का टाइम आ गया, शाह फैसल अचानक से गायब हो गया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि शाह फैसल कहाँ गया तो वो वहीं पर पड़ोस में एक जगह पे मिल गया, जिसको आप एक तरह का क्लब ही समझ सकते हैं, जहाँ पर अल्कोहल और दूसरी तरह के गंदे काम हो रहे हैं। वहाँ पर शाह फैसल को पाया गया। इस वजह से ऑथर्स ने उस जगह को हाउस ऑफ इल रेपुटेशन कहा है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जाना किसी अच्छे से डिसेंट आदमी को सूट नहीं करता। लेकिन इसके बाद शाह फैसल के स्टमक में ट्यूमर हो जाता है और वो कसम खाता है कि अगर मैं ठीक हो गया मैं कभी भी स्मोकिंग या अल्कोहल को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर उसकी सर्जरी हो जाती है और वो सच में उस कसम पर फिर लाइफ टाइम उतरता है। फिर उसने जिंदगी में कभी भी स्मोकिंग या अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया और इस सर्जरी के बाद वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस फिर हो गया। 1953 में सऊदी अरब का बादशाह शाह अब्दुल अजीज मर जाता है। अब उसका बड़ा बेटा सऊद बिन अब्दुल अजीज उसको बादशाह बनना था, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि सऊद बिन अब्दुल अजीज जो बड़ा बेटा था ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था जितना फैसल था, लेकिन फैसल एज में उससे एक छोटा था। तो कायदे के हिसाब से बड़े बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज को ही बादशाह बनना था। तो अब्दुल अजीज को यही डर था कि अगर मैंने बड़े बेटे को बादशाह बनाया तो फैसल कभी भी इसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकता है। इस वजह से उसने मारते टाइम फैसल और सऊद दोनों को अपने सामने बुलाया और दोनों से वादे करवाया। सऊद को बोला कि फैसल जब भी आपको कोई एडवाइस देगा आप उसे मान लेना, और फैसल से वादा किया कि सऊद की सुप्रीमेसी और इसकी किंगशिप को आपको एक्सेप्ट करना है। दोनों बेटों ने अच्छे से खुश होकर ये प्रॉमिस कर भी लिया। लेकिन आपको भी पता है कि पावर और पॉलिटिक्स में वादों और कस्मों की कोई हैसियत नहीं होती। अब लेकिन वादा कर लिया था, इस वजह से सऊद को वहाँ का बादशाह बनाया जाता है और फैसल भी इसकी किंगशिप को एक्सेप्ट करता है। लेकिन सऊद के साथ बहुत ही बड़ी दिक्कत निकली। जैसे ही वो बादशाह बना उसने बहुत ही ज्यादा फजूल खर्ची करना शुरू कर दी। सऊद को बादशाह बनाना सऊदी अरब की बहुत ही बड़ी गलती साबित हो गई, क्योंकि इसमें लीडरशिप की कोई एक भी क्वालिटी नहीं पाई जाती थी, जिस वजह से इसका छोटा भाई फैसल इससे बहुत ही ज्यादा नाराज रहता था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि फैसल उस टाइम पर हेल्पलेस था। तो फैसल के बार बार एडवाइस करने के बावजूद भी सऊद अपनी इस फजूल खर्ची से पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि फैसल के पास कोई पावर नहीं था। लेकिन जल्द ही फैसल के किस्मत ने पलटी मारी और उसको ये पावर मिल भी गया। अब वो पलटी क्या थी? वो ये कि सऊद बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे यूएसए जाना ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वो यूएसए में ही था। उस टाइम पर उसने टेम्परेरी किंग बनाया अपने छोटे भाई फैसल को। अब फैसल परमानेंट किंग नहीं था, टेम्परेरी। लेकिन जब लोगों ने उस टाइम पर फैसल के रूल्स देखे, फैसल की पर्सनालिटी, उसका करिश्मा देखा, तो लोग उस पर दीवाने हो गई। इनफैक्ट शाही दरबारी खुद फैसल के ऊपर दीवानी हो गई, क्योंकि फैसल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ की लीडरशिप संभाली। लेकिन फैसल अभी तक परमानेंट किंग नहीं था, बल्कि वो अपने भाई की जगह पर बैठा था। अब जब उसका भाई सऊद वापस आता है तो फैसल वहाँ से सेटअप डाउन हो जाता है। लेकिन लोगों को अब पसंद कौन आ गया था? यही फैसल। इस वजह से वहाँ के जो बड़े टॉप के 12 प्रिंस थे उन सब ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सऊद को लाया गया और उन सब ने ओपनली सऊद को कहा कि हमें आपकी बादशाही के साथ कोई भी बराबरी अब नहीं है, आपकी जगह अब फैसल को किंग बनना चाहिए। क्योंकि 12 के 12 प्रिंसेस इसके खिलाफ हो गए थे, इस वजह से वो मजबूर हो गया फैसल को परमानेंटली किंग बनाने के लिए। और यही से फैसल बनता है सऊदी अरब का किंग शाह फैसल। पावर में आते ही फैसल ने बहुत ही तेजी के साथ सऊदी अरब को रिफॉर्म करना शुरू किया। अभी तक जो ऑयल की इकानमी थी उसका पूरा 60% सिर्फ इस एलीट क्लास के पास जाता था, आम लोगों को मिलता था सिर्फ 40%। लेकिन फैसल ने इस 60% को हटाकर 14% पे लाया। अब ऑयल की इकानमी का सिर्फ 14% शेयर मिलता था एलीट क्लास को, बाकी सब उसने पब्लिक के ऊपर खर्च किया। अब पब्लिक को उसने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट दे दी। सऊदी अरब में जितनी भी फजूल खर्ची होती थी उस सब को फैसल ने खत्म करके ये सारा पैसा जितना भी फजूल जाता था ये सारा पैसा आम लोगों पर खर्च करने का फैसला किया। और बहुत ही कम टाइम में सऊदी अरब एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगा, क्योंकि बात यही है ना कि जब किसी कंट्री को ईमानदार लीडर मिल जाता है तो फिर उस कंट्री को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसा ही सऊदी अरब के साथ भी हुआ। इनको बहुत ही पावरफुल लीडर फैसल मिल गया था। अब जहां इंटरनली फैसल ने कंट्री को आगे बढ़ाया, वहीं पर सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी को भी फैसल ने फ्रंट फुट पर ले लिया। क्योंकि 1967 में जब इसराइल ने अरबों के साथ जंग की तो यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन सपोर्ट में आया इसराइल के लिए, जिसके बदले फैसल ने उनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया। यानी सऊदी अरब या किसी भी अरब रीजन से एक ड्रॉप भी ऑयल का वहां पर नहीं गया। पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ गई। इनफैक्ट अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री में उसे सबसे बड़ा झटका माना गया। ऑयल और गैस स्टेशन के सामने लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कहीं पर भी ऑयल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जब कंट्री में ऑयल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, फैक्ट्रीज नहीं चलेगी। जब ये सब नहीं चलेगी तो पूरी कंट्री शट डाउन हो जाती है। ऐसा ही कुछ अमेरिका और यूके के साथ भी हुआ। दोनों कंट्रीज सऊदी अरब के सामने घुटनों पर आ गई।
अब चूंकि फैसल को बचपन से डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस था, उसने पूरे सऊदी अरब को यूनाइट किया था। इसी तरह से अब फैसल चाहता था कि मुस्लिम उम्मा को भी अब वो ऐसे ही यूनाइट कर ले, और उसके लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसमें उसने पूरी दुनिया की सभी कंट्रीज को यूनाइट किया। और जब भी मुसलमानों को दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो ये सभी 57 कंट्रीज एक साथ खड़ी हो जाती थी। तो आज जो आप देखते हो OIC ये मरा पड़ा हुआ है, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था OIC का पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर। USA इससे बहुत ही ज्यादा डरता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ छेड़छाड़ किया तो पूरी दुनिया की 57 कंट्रीज हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। इस वजह से इसका बहुत ही दबदबा था पूरी दुनिया में। अब चूंकि USA के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाना और सभी मुसलमानों को यूनाइट करना, ये अमेरिका के लिए एक दिक्कत की बात थी। इस वजह से अमेरिका की आंखों में भी फैसल के लिए बहुत ही नफरत बढ़ने लगी, और अमेरिका किसी भी तरीके से फैसल को वहां से हटाना चाहता था। 25 मार्च 1975 एक प्रिंस सुबह 10:30 बजे वहाँ की मजलिस में एंटर करता है। मजलिस क्या थी कि वहाँ पर जो भी फैसले होते थे, सऊदी अरब में कोई पार्लियामेंट नहीं था, वहाँ के सभी बड़े प्रिंसेस जो होते हैं वो एक साथ मिलकर फैसले लेते हैं कि कंट्री की पॉलिसी क्या बनेगी। तो इसी मजलिस में फैसल भी बैठा था। अचानक से एक प्रिंस अंदर जाके शाह फैसल को सलाम करता। अब चूंकि प्रिंस था, उसे अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता था। जैसे ही शाह फैसल नीचे बैठते हैं तो प्रिंस ने सीधा 3 गोलियां शाह फैसल के सीने में दाग दी। सभी लोग वहां पर हक्का बक्का हो गए कि ये हुआ क्या, प्रिंस ने फैसल को गोली क्यों मारी। जब उनकी नजर नीचे फैसल पर पड़ी तो पूरा फर्श नीचे खून से भरा हुआ था। फैसल को तुरंत हॉस्पिटल में लिया गया, लेकिन शाम को सऊदी अरब के रेडियो में ऐलान हो जाता है कि हमारा बादशाह शाह फैसल शहीद हो चुका है। पुलिस ने जब इस प्रिंस की इंक्वायरी की तो वहां पर बताया गया कि ये प्रिंस मेंटली अनस्टेबल था, मींस ये पागल था, पूरा इसका दिमागी संतुलन नहीं था। इस वजह से इसने फैसल को शहीद किया। लेकिन कहानी इतनी भी सिंपल नहीं थी, क्योंकि फैसल के मौत के साथ ही बहुत सारी मिस्ट्रीज पीछे रह गई थी। वो मिस्ट्रीज ये थी कि जिस प्रिंस ने इसे गोली मारी थी उसकी एक ज्यूइश अमेरिकन गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ उसके फोटोज भी वायरल हो गए। तो सबका कहना था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, कहीं ये लड़की CIA का एजेंट तो नहीं थी। फिर आप OIC के इस पहले मीटिंग के फोटोज को देखिए। इसमें आपको कौन कौन लीडर्स दिखते हैं। बीच में है सऊदी अरब के शाह फैसल, जिसको मिस्टीरियसली इस प्रिंस ने मार दिया, जिसकी गर्लफ्रेंड अमेरिकन थी। इसके साइड में है मुअम्मर गद्दाफी, जिसको यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने मिलकर 2011 में मरवाया। अगली साइड में है पाकिस्तान के भुट्टो, इसको भी एक अमेरिकन पपेट जियाउल हक ने ही फांसी पे चढ़ाया। भुट्टो के दूसरे साइड है फलस्तीन के लीडर यासिर अराफात, इसको भी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने जहर दे के मरवाया। तो यहाँ पर सवाल यही था कि 5 लोगों की कोई मिस्टीरियस डेथ नहीं हो सकती, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ था, जो कि मुसलमानों की यूनिटी से डरता था। अब ये डरता कौन था वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी समझ सकते हो कि कौन डरता था। और आगे चलकर फिर ये भी कंफर्म हो गया कि जिस लड़की ने गोली मारी थी वो कोई एबनॉर्मल नहीं था, बल्कि उसने जानबूझ के ऐसा काम किया था। और फिर सऊदी के कोर्ट ने उसे रिवेंज में सर भी काटा था। लेकिन वही, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। तो ये थी सऊदी अरब के आज तक के सबसे स्मार्ट लीडर शाह फैसल की कहानी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।